तो मूवी की शुरुआत में हम एशली नाम की लड़की को अपनी फ्रेंड नैटली से वीडियो कॉल पे बात करते देखते हैं। ये दोनों किसी एशलैंड फॉल्स नाम के बुक के बारे में बात कर रही होती हैं। दरअसल एशलैंड फॉल्स एक टाउन का नाम होता है जिसमें ये दोनों रहती हैं और ये बुक भी इसी टाउन के बारे में थी। एशली यहाँ नैटली को इस टाउन से जुड़ी एक थियरी भी बताती है। वो कहती है कि इस टाउन के बॉर्डर्स पहले से चेंज हुए हैं, पहले से श्रिंक हुए हैं। एशली इसके बारे में आगे बताने जा ही रही होती है कि कोई उसके डोर को जोर से नॉक करता है। चेक करने पे एशली किसी को नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो डोर बंद करती है ये नॉक फिर से होता है और इसे सुन ऐश काफी डर जाती है। नाउ यहीं पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एशलैंड फॉल्स टाउन में एक नए घर को खरीद के मूव इन हो रहे हैं। इस फैमिली में 3 लोग हैं, चक, उसकी वाइफ मारिया और चक की छोटी बहन इजाबेल। इनके ब्रोकर का नाम बॉनी है, जिसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इससे पहले जो घर इन्होंने देखा था वो सेम प्राइस पे था, लेकिन इस घर से हाफ साइज का था। यानी ये बड़ा सा घर इन्हें सस्ते में मिल रहा है, जो कि हॉरर मूवीज में यूजुअली एक रेड फ्लैग ही होता है। ये बात चक को भी वियर्ड लगती है, लेकिन बॉनी इस बात को टाल देती है, सेइंग कि ये घर 3 साल से लिस्टेड है, इसीलिए इसकी प्राइसेस नेगोशिएबल है। तभी इसाबेल, जिसे हम आगे इजी कहेंगे, वो अंदर आती है और बॉनी उसे स्कॉलरशिप मिलने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। चक यहाँ इजी से कहता है कि क्योंकि ये घर बड़ा है तो इजी को यहाँ आर्ट करने का काफी स्पेस मिलेगा, कंसिडरिंग कि इजी अब भी आर्ट करती है। ये सुन के इजी हर्ट हो जाती है, क्योंकि इजी को लिटरली आर्ट के लिए ही स्कॉलरशिप मिली थी। एंड इवन दो चक इजी का भाई है, उसे इजी के बारे में बहुत कम पता है। इतना भी नहीं पता कि उसे किस चीज की स्कॉलरशिप मिली है। इसके बाद कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है, कॉल्ड चक। ये चैप्टर्स बेसिकली सेम कहानी को बताएंगे, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। और पहले चैप्टर का पर्सपेक्टिव किसके नजरिए से है? वेल, चक के नजरिए से। तो हम ये समझ पाते हैं कि एशलैंड फॉल्स में पिछली रात तूफान आया था, जिससे चक के घर की सीलिंग से पानी लीक होने लग गया था। प्रीवियस उन्होंने कहा था कि घर में न्यू रूफ लगा है, जो कि ऑब्वियसली झूठ था। चक यहाँ लीक्स के पिक्चर बॉनी को भेजता है, क्योंकि बॉनी ही इन्हें ये घर बेची थी। अब घर में मारिया का जो स्टूडियो रूम था उसमें वाटर लीकेज नहीं थी, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि मारिया स्टाइलिंग एंड स्टिचिंग का काम करती है, साथ ही वो इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी चलाती है। मारिया के पास एक अजीब सा ओल्ड मैनिक्विन भी है, जिसे वो मार्था कहती है, और चक को ये ओल्ड मार्था मैनिक्विन बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद चक बाहर अपने पड़ोसी से मिलता है, जिसका नाम लैरी है। बातचीत के दौरान लैरी चक को बताता है कि चक के घर का प्रीवियस ओनर अब इस दुनिया में नहीं है, इनफैक्ट वो गलत कदम उठाया था। ये सुनकर चक थोड़ा परेशान होता है, और जब वो बॉनी को भेजी हुई फोटो दोबारा देखता है तो उसे फोटो में एक गन दिखता है, जो कि पहले तो वहां नहीं था। इसके बाद एक और वियर्ड चीज होती है, दैट इज कि अगली सुबह मैनिक्विन मार्था घर के बाहर रखी हुई थी, और चक, इजी एंड मारिया का कहना था कि तीनों में से कोई भी मैनिक्विन को बाहर नहीं रखा है। चक मार्था द मैनिक्विन को अंदर लाने जाता है, और यहाँ वो वापस लैरी से बात करता है। लैरी यहाँ चक से इजी के मेंटल कंडीशन के बारे में पूछता है, क्योंकि लैरी को पता चल गया था कि इजी और चक की माँ कुछ ही समय पहले एक कार एक्सीडेंट में समाप्त हो गई थी। लैरी यहाँ चक को वार्न करता है कि इस टाउन में कई लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, और फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। लैरी एड्स कि चक को लाइब्रेरी जाके टाउन के बारे में पढ़ना चाहिए। ये सब सुनकर चक वाज कंफ्यूज्ड, लेकिन लैरी यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं देता, बस फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग मेंशन करके निकल जाता है। अब ये फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। खैर, तो इसके बाद चक लाइब्रेरी जाता है, जहां उसे लाइब्रेरी के बीचों बीच एक स्टैक ऑफ बुक्स रखे दिखते हैं, व्हिच वाज वियर्ड। देन यहाँ चक को एक लड़की दिखती है जो कि रो रही थी, और वो चक को टाउन वाली बुक्स पढ़ने से मना भी करती है। अब दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पहले सीन वाली एशली थी। जी हाँ, एशली यहाँ कुछ अजीब बातें भी कहती है, लाइक सब कुछ सच है और चक उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, इनफैक्ट टाउन छोड़ के ही चला जाए। चक इन बातों को नजरअंदाज करते हुए बिलिंग सेक्शन में चला जाता है। यहाँ लाइब्रेरी स्टाफ चक के बुक्स को देख के उसे पूछती है कि क्या वो भी फॉरेस्ट रोड को ढूंढ रहा है। ये सुन के चक वाज लाइक, कौन सा फॉरेस्ट रोड? ऑल्दो चक यहाँ स्टाफ को बताता है कि लाइब्रेरी के बीचों बीच स्टैक ऑफ बुक्स पड़े हैं। ये सुन के लाइब्रेरी स्टाफ के होशे उड़ जाते हैं, ऑल्दो हम ये समझ नहीं पाते कि इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या थी। खैर, चक भी बुक्स लेके वहां से निकलने लगता है कि तभी नोटिस बोर्ड पे उसे फ्रेंड्स ऑफ गैदरिंग का बैनर लगा दिखता है। दरअसल ये क्लब था, और अब चक यहाँ जाने की सोचता है। तो इसके बाद चक अपने घर आके एक किताब पढ़ने की सोचता है, नेम्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एशलैंड फॉल्स। तभी चक के घर ओलिविया नाम की एक लड़की आती है, जो कि उससे पियानो सीखने आई थी। जी हाँ, चक एक म्यूजिक टीचर है। अब ओलिविया पियानो में एकदम बिगिनर थी, लेकिन जब चक उसके लिए पानी लाने जाता है तो ओलिविया किसी प्रोफेशनल की तरह पियानो प्ले करती है। चक सरप्राइज होकर इसे देखने जाता है, लेकिन ओलिविया पियानो प्ले नहीं कर रही थी। राधा ओलिविया कहती है कि कोई अनजान औरत अंदर आई और पियानो प्ले करने लग गई। चक के चेक करने पे वहां कोई
औरत नहीं थी और तब तक ओलिविया डर के यहाँ से भाग जाती है। तो इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स इतना समझ पाए हैं कि इस टाउन को एक वुमन हॉन्ट कर रही है जो कि टाउन के डिप्रेस्ड लोगों से गलत करवा देती है। टाउन के लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते एज इफ ये सब झूठ है, लेकिन मोस्टली ये बातें सच है। खैर आगे चक फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग क्लब मीटिंग में जाता है जहां उसे लैरी मिलता है। लैरी बताता है कि इन मीटिंग्स की जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस टाउन के ज्यादातर लोग कभी डिस्कस करना नहीं चाहते। तो मीटिंग शुरू होती है और यहाँ हम लाइब्रेरी की स्टाफ मॉली को भी देख पाते हैं। मॉली कहती है कि यहाँ टाउन की सिचुएशन फिर से 1980s जैसी होने लग गई है और शायद इसलिए इस ग्रुप के पुराने लोग आना बंद कर दिए हैं क्योंकि सब उससे डरते हैं। किससे? वेल वो आपको आगे पता चल जाएगा। फॉर नाउ मॉली एड्स की लाइब्रेरी में फिर से स्टैक ऑफ बुक्स दिखने लगे हैं। लैरी बताता है कि यहाँ बैठा हर इंसान कहीं ना कहीं उसका विक्टिम रहा है, चाहे डायरेक्टली अफेक्टेड हो या फिर लोग के परिवार वाले उसका शिकार बने हो। वो लोगों के मेंटल वेलबींग पे अटैक कर देती है जिससे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। इनफैक्ट लाइब्रेरी में एशली दिखी थी ना, वो भी कल गलत कदम उठा चुकी है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई घर में मेंटली अनस्टेबल होने लगे तो टाउन क्यों नहीं छोड़ देते? वेल अगर वो आपके पीछे लग गई तो फिर टाउन छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। अब तक चक ये सब सुन के उतना ही कंफ्यूज था जितना आप हो रहे होंगे और ऐसे में मीटिंग का एक मेंबर टेरेंस बताता है कि ये लोग हेलेन फॉस्टर नामक औरत की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हेलेन कई डेकेड्स पहले जिंदा थी, फिर वो समाप्त हो गई और अब वो कई सालों से इस टाउन को हॉन्ट कर रही है। वो यहाँ के लोगों पर पैनिक इन्फ्लिक्ट करती है। टाउन के सभी लोगों को हेलेन के बारे में पता है, लेकिन कोई ना तो उसके बारे में बात करना चाहता है ना ही इस सच को मानना चाहता है, इसलिए ये लोग सीक्रेट में ये मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी बीच ग्रुप से एक आदमी कहता है कि हेलेन को उसका एड्रेस ढूंढ के रोका जा सकता है, विच वाज 825 फॉरेस्ट रोड। ये बेसिकली हेलेन का घर हुआ करता था जब वो 1940s में जिंदा थी, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि ये घर या ये एड्रेस कहाँ है। इन शॉर्ट कोई भी हेलेन के घर को ढूंढ नहीं पाया है और शायद हेलेन को खत्म करने के लिए इस घर को खत्म करना होगा। अब हेलेन कैसे इतनी खतरनाक एंटिटी बन गई, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एनीवेज आगे लैरी एक ओपन डोर नोटिस करता है और जब वो इसे चेक करने जाता है तो उसे हेलेन की भूत दिखाई देती है। ऐसे में सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते वक्त चक को बिल्डिंग का चैपल दिखता है जिसमें उसे हेलेन ब्लैक ड्रेस में दिखाई देती है। यहीं पे चैप्टर 1 खत्म होता है। तो इसके बाद आता है चैप्टर 2 जिसका नाम है इसाबेल, यानी अब हम इसाबेल यानी इजी के पर्सपेक्टिव से सेम टाइमलाइन की स्टोरी को समझेंगे और कहानी थोड़ी आगे भी बढ़ेगी। इजी की स्टोरी उस मोमेंट से शुरू होती है जब घर देखते टाइम चक उसके आर्ट के बारे में पूछता है। इसके बाद इजी फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करती है जहां व्यूअर्स हेलेन को देख पाते हैं, लेकिन इजी उसे नहीं देखती। इजी अपनी फीलिंग्स को एक ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती है एंड शी इज नॉट श्योर कि उसे चक के साथ इस टाउन में आना चाहिए था या फिर नहीं। इजी के हिसाब से चक और मरिया अपने वर्क में खोए रहते हैं और जब से इजी यहाँ आई है उसे अपनी माँ के सपने आने लगे हैं विच फील्स रियल। तभी चक इजी के कमरे में आता है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इजी थेरेपी ले रही है और अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर लुइस के कहने पे ही इजी ऑडियो नोट्स रखती है अबाउट हर डे टू डे लाइफ। अब चक यहाँ इजी का एक ड्राइंग देखता है जो कि इनके नए घर का लग रहा था, लेकिन इजी के हिसाब से वो ये ड्राइंग काफी पहले बनाई थी विच साउंड्स वियर्ड। हम ये भी जान पाते हैं कि पास्ट में चक अपनी मॉम और इजी को छोड़ के एक बेटर लाइफ के लिए दूसरे सिटी में शिफ्ट हुआ था जिससे इजी काफी इफेक्ट हुई थी। एनीवेज आगे हम जान पाते हैं कि इजी को लगातार अपनी मॉम के सपने आने लग गए थे। एक दिन उसकी नींद खुलती है और वो घर में चक और मारिया की आवाज सुनती है। ये वही दिन है दोस्तों जब मार्था मैनिक्विन बाहर मिली थी और उसी बात को लेकर घर में हलचल थी। इजी को यहाँ अपने कमरे के डोर्स पे कुछ स्क्रैचेस दिखते हैं और यहाँ वो चक और लैरी की बात सुन लेती है। चक के हिसाब से मैनिक्विन बाहर रखने वाला प्रैंक इजी का ही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि इजी ऐसा नहीं करी थी। इसके बाद सीन उस दिन का आता है जब चक फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग वाली मीटिंग में गया था और मीटिंग के बाद चक घर आता है जहाँ उसे इजी पियानो बजाते दिखती है। इजी चक से पूछती है कि वो इतनी देर रात कहाँ था, जिसपे चक कहता है कि वो फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग की मीटिंग में गया था। बाय द वे मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि इस टाइम पे मारिया काम से बाहर गई हुई है। एनीवेज चक और इजी की बातों से ऐसा प्रतीत होता है मानो इजी मेंटली ओके नहीं है। इनफैक्ट इजी के स्कूल की स्टूडेंट एशली गलत कदम उठाई है जिससे बच्चे परेशान हैं। ये सुनते चक इजी से पूछने लगता है कि उसे तो कोई गलत ख्याल नहीं आते हैं ना, और वो थेरेपिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन भी ले रही है ना, वगैरह वगैरह। ये सुन के इजी इरिटेट होती है और आगे की कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि इजी अपनी मॉम की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। क्यों? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो कार इजी ही चला रही थी। चक इजी को समझाता है कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। लेकिन इजी चक पे ही भड़कती है कि कैसे चक अपने फैमिली की कोई परवाह नहीं करता। इनफैक्ट चक तो इनिशियली अपनी वाइफ को ये तक नहीं बताया था कि उसकी एक बहन भी है। जी हाँ, चक की वाइफ को 3 महीने पहले ये बात पता चली है कि इजी उसकी बहन है। ये कह के इजी अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ ऑब्वियस एक बात याद रखना कि बात करते हुए चक और इजी डिस्कस करते हैं कि कैसे उनकी मम्मी घर के सारे बर्तनों को स्टैक कर देती थी और कहती थी कि दे वोंट पुट देमसेल्व्स अवे। मूविंग ऑन, कुछ दिन बाद इजी से मिलने उसका एक स्कूल फ्रेंड आता है नेम्ड
लूक। लूक इजी को बताता है कि फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग ग्रुप में लोग गार्डनिंग की नहीं बल्कि टाउन के हॉन्टेड होने की बात करते हैं। लूक बताता है कि एक बार टाउन के लाइब्रेरी में एक इंसान गलत किया था, मतलब खुद को समाप्त किया था और वो स्टैक ऑफ बुक्स पे चढ़ के रस्सी तक पहुंचा था। इसके बाद से कई लोगों ने स्टैक ऑफ बुक्स को बार बार लाइब्रेरी में उसी आइल में देखा है। इनफैक्ट अगर आप व्यूअर्स को याद हो तो चक भी इसे देखा था। तभी उसकी बात सुन के लाइब्रेरी के स्टाफ के होश उड़ गए थे। तभी मारिया रूम में आती है और इजी से पूछती है कि क्या वो अभी उसके स्टूडियो आई थी। इजी मना कर देती है और पूछती है कि क्या हुआ, पर मारिया कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। खैर इजी और लूक फिर से बातें करने लगते हैं और लूक उसे हेलेन फॉस्टर के बारे में बताता है। तो 1940s के दौरान हेलेन नाम की एक औरत थी जिसकी एक बेटी थी जो स्कूल में बहुत ही बुरी तरह से बुली होती थी। ऐसे में हेलेन स्कूल्स को लेटर लिखती है, देन बुली करने वाले बच्चों के फैमिली को लेटर्स लिखती है, सिटी काउंसिल को लेटर्स लिखती है, स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके परिणाम अनुसार हेलेन की बेटी गलत कदम उठा ली और इस दुनिया में नहीं रही। इस इंसिडेंट के बाद से हेलेन अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपना घर भी खोने वाली थी। वो एक शॉटगन से गलत कदम उठा के समाप्त हो गई। और दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में लिविंग रूम का एक पिक्चर लिया था ना चक, जिसमें उसको बाद में शॉटगन दिखने लग गया था, ये मोस्टली वही शॉटगन था। इजी पूछती है कि किसी ने अभी तक हेलेन के घर को क्यों नहीं ढूंढा है। इस पे लूक बताता है कि 825 फॉरेस्ट रोड करंट मैप पर नहीं है और उस टाइम के मैप्स यानी कि 1940s के जो मैप्स थे वो 50s के अंदर ही पास हुए एक कोर्ट ऑर्डर के थ्रू सील कर दिए गए थे। 1980s में टाउन काउंसिल वोट करके इन मैप्स को अनसील करवाने वाले थे, लेकिन उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब मीटिंग शुरू होने वाली थी तो रूम लॉक हो गया था और बाहर से लोगों को अंदर 3 टाउन काउंसिल मेंबर्स दिखे और ऑडियंस में सिर्फ एक अकेली वुमेन देखी जो कि मोस्टली हेलेन फॉस्टर ही थी, मतलब हेलेन फॉस्टर की भूत। फिर आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। एनीवेज आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि इजी को लगातार अपनी माँ के सपने आते रहते हैं। फिर एक दिन इजी मारिया के साथ एक आर्ट गैलरी जाती है जहाँ दोनों बॉन्ड करते हैं। हम समझ पाते हैं कि मारिया की भी एक बहन है जिससे वो क्लोज नहीं है। इनफैक्ट मारिया को बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसके लिए वो दवा वगैरह भी लेती है। इन दोनों की बातों से क्लियर था कि चक मेंटल इलनेस को सीरियसली नहीं लेता है। आई मीन ऐसे वो बहुत सही बंदा है, सपोर्टिव है, लेकिन मेंटल हेल्थ वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए ये चक को नहीं आता। तभी इजी एक लड़की की चीख सुनती है और विद इन सेकंड गैलरी क्लोज होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। अब जिस पेंटिंग को देखकर वो रैंडम लड़की चिल्लाई थी, इजी उस पेंटिंग को देखती है और वहां उसे एक भूतिया फिगर खड़ी दिखती है। ना उस रात इजी सो रही होती है जब उसके रूम के वार्डरोब की लाइट्स अचानक से जल जाती है। वो उठकर लाइट को बंद करती है। इनफैक्ट वो लाइट वाली बल्ब ही निकाल कर अपने नाइट स्टैंड पे रख देती है। पर जैसे ही वो सोने जाती है रूम से फिर लाइट आती है, जबकि बल्ब तो उसके बेड के पास था। तभी उसे दरवाजे के पीछे से हेलेन निकलती हुई दिखती है और तभी उसकी नींद खुलती है। यानी ये बस उसका सपना था, राइट? वेल अगर सपना था तो इजी के नाइट स्टैंड पे अब भी बल्ब कैसे पड़ी हुई थी। अब आगे इजी लूक को ये सब बताती है और वो लूक से मदद मांगती है ताकि ये दोनों मिलके 825 फॉरेस्ट रोड को ढूंढ सके। लूक साफ मना करता है, सेइंग कि एशली शायद उस जगह को ढूंढ ली थी, जिसके बाद एशली का क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। इसके बाद इजी घर आती है जहां वो मारिया को काफी डिस्टर्ब देखती है। इजी मारिया से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी चक कहता है कि जल्दी पैकिंग शुरू करो, मैं थोड़ी देर में बाहर से आ रहा हूँ। बेसिकली चक यहाँ हेलेन फॉस्टर का घर ढूंढने जा रहा था और हेलेन का नाम सुन के मारिया वाज कंफ्यूज्ड। इसके बाद मारिया अपने रूम में चली जाती है और इजी पैकिंग शुरू करती है कि तभी वहां लूक आ जाता है। इजी बताती है कि वो कैंपस पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि क्लियरली यहाँ घर में कुछ तो गड़बड़ है। अभी लूक को इजी की मॉम की फोटो दिखती है और वो कहता है कि अभी अभी मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के इजी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी मॉम तो इस दुनिया में है ही नहीं। इस पे लूक कहता है कि अभी नीचे उन्होंने ही दरवाजा खोला था और ये सुन के इजी वाज लाइक कि तुम मारिया को मेरी मॉम से कंफ्यूज कर रहे होगे। लेकिन दोस्तों लूक यहाँ श्योर था। तभी नीचे कुछ टूटने की आवाज आती है, लेकिन चेक करने पे इन्हें नीचे कोई नहीं दिखता। ये सब देख के लूक पैनिक कर जाता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। लूक के जाते ही कोई तो इजी को एकदम क्रीपी आवाज में बुलाती है। ये श्योरली हेलेन थी और जब इजी इस आवाज के पीछे जाती है तो उसे हेलेन की घोस्ट दिख भी जाती है। बस फिर क्या था, इजी और मारिया दोनों भागते हैं, लेकिन घर का मेन डोर लॉक हो चुका था। ऐसे में मारिया अपनी स्टूडियो में भागती है और इजी अपने कमरे में छिप जाती है। इजी को यहाँ मारिया की चीख सुनाई देती है और चैप्टर 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ यहाँ शुरू होता है चैप्टर 3 जिसका नाम है मारिया, यानी सेम कहानी अब मारिया के पर्सपेक्टिव से हम देख पाएंगे और कहानी आगे भी बढ़ेगी। तो मारिया की कहानी भी उसी टाइम से शुरू होती है जब मूवी के स्टार्ट में वो तीनों ब्रोकर से बात कर रहे होते हैं। वो चक के आर्ट वाले स्टेटमेंट को सुनकर डिसअपॉइंट होती है और जाके उसे करेक्ट करती है। मारिया मजाक करती है कि इतने बड़े घर की इतनी कम प्राइस देखकर उसे शक है कि कहीं इन्हें बेसमेंट में ह्यूमन बोन्स वगैरह ना मिल जाएं। बट ब्रोकर उन्हें श्योर करती है कि भले घर पुराना है लेकिन अंदर से एकदम सॉलिड है। अब नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद की थी जहां
जहां हम मारिया को कार के पास चक का वेट करते हुए देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि ये उसी दिन की कहानी है जब चक लाइब्रेरी गया था उन बुक्स को लेने। दोनों कार में बैठते हैं और मारिया चक से पूछती है कि उसे सडनली एशलैंड फॉल्स की हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया है, और चक यहाँ उसे कुछ नहीं बताता। यहाँ चक और मारिया इजी के बारे में बात करने लगते हैं और हम मारिया को इजी को डिफेंड करते देखते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि चक थेरेपी में यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि कोई भी इलनेस सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकती है। मारिया उससे कहती है कि ये उसका ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। ना कुछ दिनों बाद हम मारिया को अपनी सिस्टर से बात करते हुए देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि मारिया को इस स्मॉल टाउन में एडजस्ट करने में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि उसे शुरू से सिटी लाइफ की आदत थी। मारिया फोन रख के नीचे जाती है और हम देख पाते हैं कि हेलन घर के अंदर उसे देख रही थी। नीचे लिविंग रूम में चक उन बुक्स को पढ़ रहा होता है और वो मारिया को बताता है कि 1953 में इस टाउन के सारे स्ट्रीट नेम्स को बदल दिया गया था और साथ ही साथ टाउन बॉर्डर्स भी थोड़े चेंज हुए थे। वो ये भी बताता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसका ओरिजिनल नाम था 15 रोज लेन। मारिया बात करते करते किचन में जाती है और देखती है कि सारे बर्तन स्टैक करके रखे हुए थे और सबसे ऊपर वाले बोल में एक नोट था जिसमें लिखा था दे वोंट पुट देमसेल्व्स अवे। अब इसका कनेक्शन क्या है वो आप व्यूअर्स समझ गए होंगे क्योंकि ये कौन बोलता था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको याद रखने कहा भी था। खैर इसके बाद मारिया अपनी कार में निकलती है जहां रेडियो पे एशली के समाप्त होने की न्यूज आ रही थी। मारिया यहाँ अपना कार रिवर्स करती है और हम हेलन को देख पाते हैं जो मारिया को देख रही थी। नेक्स्ट सीन में हम मारिया को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं और वो एक सेकंड के लिए अपने स्टूडियो से रूम में जाती है और जब वो वापस आती है तब मार्था द मैनिक्विन अपनी जगह बदल चुकी थी। वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है और इजी के रूम में जाके पूछती है कि क्या इजी उसके स्टूडियो में आई थी। दोस्तों ये वही सीन है जहां लूक इजी को हेलन के बारे में बता रहा था और बीच में मारिया आई थी। इजी के मना करने पे मारिया वापस अपने स्टूडियो जाती है और अपना लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करती है। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम मारिया को मैनिक्विन के सामने बैठे देखते हैं। मारिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अभी एक अलार्म बजता है और मारिया अपनी बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिसिन लेने जाती है पर वो कुछ सोचकर टैबलेट्स नहीं खाती। अब नेक्स्ट सीन गैलरी विजिट वाले दिन शिफ्ट होता है और उस दिन विजिट के बाद मारिया जब घर आती है तब चक वहाँ बैठकर पियानो बजा रहा होता है। वो मारिया से पूछता है कि उसे गैलरी कैसे लगी। मारिया चक को बताती है कि कैसे गैलरी को रश में क्लोज कर दिया गया। दोनों इजी के बारे में बातें करते हैं और मारिया कहती है कि वो इजी से कनेक्ट करना चाहती है बट ये बहुत मुश्किल है क्योंकि 3 महीने पहले ही उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला था। यहाँ चक कहता है कि इवन दो वो और इजी 10 साल से एक ही घर में रहे बट उसे लगता है कि वो उसका भाई नहीं बल्कि कोई स्ट्रेंजर है। मारिया उसे कंफर्ट करती है और वहां से चली जाती है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और हम उसी दिन की कहानी देखते हैं जब हेलन इजी और मारिया को चेज करती है। तो यहाँ मारिया एक बार फिर अपने स्टूडियो में लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। मारिया की सीट के पीछे ही मार्था द मैनिक्विन थी और हम उसके हाथों को मूव होते हुए देख पाते हैं बट मारिया का तो पूरा ध्यान लाइव स्ट्रीम पे था। तभी मारिया को उसकी सिस्टर एली का कॉल आता है। एली हमेशा अपनी बहन के लाइव स्ट्रीम्स को देखती थी और मारिया को लगता है कि एली उसे ब्राइड्समेड ड्रेस के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रही थी। मारिया ड्रेस दिखाने के लिए उठती है और हम भी उस पीछे मैनिक्विन को टर्न करते देखते हैं। तभी कोई क्लेयर मारिया को टेक्स्ट करके तुरंत घर से निकलने कहती है। मारिया को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो एक बार फिर से लाइव स्ट्रीम पे फोकस करती है पर तभी वो नोटिस करती है कि मैनिक्विन रूम में नहीं है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है पर तभी उसे एक जोर की आवाज आती है। मारिया आवाज के पीछे जाती है जहां वो मैनिक्विन को मूव करते देखती है। इनफैक्ट ये मैनिक्विन टर्न करती है। ये देखकर मारिया डर के भागती है और चक के घर वापस आने पे वो चक के साथ मिलकर मैनिक्विन को जला देती है। अब तक मारिया पैनिक कर चुकी थी और वो चक को ही ब्लेम करती है कि कैसे वो अपने स्वार्थ के लिए सबको इस छोटे टाउन में लेके आ गया। खैर कहानी आगे बढ़ती है जहां हम इजी और लूक को ऊपर बात करते हुए सुनते हैं। नीचे मारिया किचन में जाती है और उसे एक बार फिर सारे बर्तन स्टैक्ड मिलते हैं और इस बार नोट में हेलो मारिया लिखा था। इसके बाद हम क्लियरली ब्लैक फिगर्ड घोस्ट यानी हेलन को देख पाते हैं जो कि इजी के माँ की आवाज में उसे बुलाने लगती है। हेलन बहुत सारे बर्तन तोड़ती है और ये सीन चैप्टर 2 का फाइनल सीन है दोस्तों जहां मारिया और इजी दोनों हेलन को देख अपने अपने रूम में भागते हैं। मारिया जो कि अपने स्टूडियो में भागी थी वो बेड के पीछे छिप जाती है लेकिन तभी हेलन मारिया पे हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और यहाँ मारिया को भी ठीक देखते हैं जो कि इजी को कंसोल कर रही थी। ऑल्दो अब मारिया बिल्कुल अलग दिख रही थी। आई मीन वो बहुत पतली हो गई थी, उसकी आईज एकदम संकन थी, चीक बोन्स काफी प्रोमिनेंटली दिख रहे थे और उसकी नाक से खून भी बह रहा था। यहीं पे चैप्टर 3 खत्म हो जाती है। इस पॉइंट पे स्क्रीन पे 4th और फाइनल चैप्टर आता है जिसका नाम है द फॉरेस्ट रोड। सो यहाँ हम मारिया को काफी बीमार देखते हैं और चक उसी के पास बैठा हुआ था। तभी लूक वहां आता है और उसके पास टाउन का ओल्ड मैप था जिसे वो इजी और चक को दिखाता है। लूक पता लगा लिया था कि आखिर कैसे एशली 825 फॉरेस्ट रोड को ढूंढ निकाली थी। बेसिकली सीन ये था कि 1950s के बाद स्ट्रीट्स के नेम एंड एवरीथिंग को चेंज कर दिया गया था। इनफैक्ट टाउन के मैप को भी श्रिंक कर दिया गया था लेकिन टाउन काउंसिल सिटी के पावर ग्रिड वाले मैप को चेंज करना भूल गए थे और पावर लाइंस को देख के क्लियरली पता चल रहा था कि 825 फॉरेस्ट रोड कहां पे स्थित है। सो यस अब इन्हें एक आइडिया लग गया था कि टाउन के किस एरिया के बाहर उन्हें 825 फॉरेस्ट रोड मिल सकता है। इस पॉइंट पे बॉनी इनके घर आती है क्योंकि उसे कस्टमर रिव्यू शूट करना था फॉर हर रियल एस्टेट बिजनेस फर्म्स प्रमोशन। चक बॉनी से कहता है कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम लेकिन
लेकिन मरिया इसे शूट करने के लिए रेडी हो जाती है। ये देख इजी और चक बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो मरिया काफी बीमार दिख रही थी। मरिया कहती है कि वो आज ही शूट करेगी, मीनवाइल चक और इजी को फॉरेस्ट रोड के लिए निकलना चाहिए। अब सबको ये बात बहुत वियर्ड लगती है क्योंकि मरिया को अब तक किसी ने कुछ नहीं बताया था, तो आखिर उसे इस फॉरेस्ट रोड के बारे में कैसे पता चला। तो इसके बाद मरिया शूट करना शुरू करती है और लूक मरिया पे नजर रखने घर पे रुकता है। वहीं चक और इजी फॉरेस्ट रोड ढूंढने निकलते हैं। घर पे मरिया लूक को घूर रही होती है और वो काफी स्ट्रेंज एक्ट करती है। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है वो अपनी डॉटर के बारे में बात करने लगती है। बॉनी वो सरप्राइज्ड क्योंकि मरिया की कोई बेटी थी ही नहीं और ऐसे में बॉनी मरिया को बस रिव्यू देने पे फोकस करने कहती है। लेकिन मरिया तो अपनी इमेजिनरी बेटी की बात किए जा रही थी और ये बातें क्लियरली हेलेन की बेटी की कहानी से मिलती जुलती थी। I mean, वही कहानी की कैसे बेटी बुली होती है, कोई हेल्प नहीं किया जिस कारण बेटी वॉशरूम में गलत कदम उठाई। यानी कि दोस्तों मरिया पूरी तरह से हेलेन द्वारा पजेस्ड हो चुकी थी। ये लोग हेलेन द्वारा पजेस्ड मरिया से उसकी बेटी का नाम पूछते हैं और वो बताती है कि उसका नाम मेरी था। इसके बाद रियल हेलेन सामने आती है और वो इन तीनों पे अटैक कर देती है। I mean, लूक, बॉनी और उसके कैमरामैन पे। अब इन तीनों के साथ क्या हुआ ये हमें क्लियरली दिखाया नहीं जाता, बट वी कैन अज्यूम कि ये तीनों समाप्त हो गए होंगे। उधर इजी और चक लोकेशन पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि रोड एक्चुअली में फॉरेस्ट के अंदर जाके मर्ज हो रहा था। आगे रोड बंद होता है तो दोनों उतर के पैदल आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट में कुछ दूर अंदर जाने पे उन्हें फाइनली एक बहुत पुराना घर दिखता है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ चक को एक लेटर मिलता है और ये वही लेटर था जो हेलेन ने अपनी बेटी के बुली के पेरेंट्स को भेजा था। अब दोस्तों इस पॉइंट पे आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। और पता है ट्विस्ट क्या है? वेल, हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट रोड में हेलेन का घर नहीं था बल्कि उसकी बेटी के बुली क्लार्क फैमिली का घर था। जी हाँ दोस्तों, हेलेन का रियल घर था 15 रोज लेन, यानी कि वही घर जिसमें अभी चक शिफ्ट हुआ है। चक तुरंत इजी को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था लेकिन इजी वहां थी नहीं, तो चक उसे ढूंढने भागता है। वो देखता है कि इजी एक डोर के सामने खड़ी है और एक डार्क हैंड उसके शोल्डर पर है। अब ये सीन बिल्कुल एक ड्राइंग की जैसी थी जिसे इजी कुछ सालों पहले बनाई थी, यानी उसने एक्सीडेंटली अपने फ्यूचर को काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर दिया था। चक इजी को बचाने भागता है पर वो दोनों ही उस रूम में बंद हो जाते हैं। मतलब एकदम से दरवाजा खुलता है, दोनों उसमें खिंच जाते हैं काइंड ऑफ एंड गायब हो गए। इस सीन को देख के यही इंप्लाई किया जा सकता है कि यहाँ ये दोनों भी समाप्त हो गए होंगे। फिल्म के आखिरी सीन में हम उनके घर में रखे एक पुराने फोटो को देखते हैं जिसमें चक और इजी छोटे थे। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 8 to 5 फॉरेस्ट रोड फिल्म की कहानी और यहाँ कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। I mean, हमें क्लियरली हेलेन फॉस्टर की पास्ट बता दी गई है और यहाँ बड़ा ट्विस्ट ये था कि हेलेन का ओरिजिनल हाउस वही था जिसमें चक शिफ्ट हुआ था। देन हम ये भी जान पाते हैं कि लूक जो मैप लेके आया था वो दरअसल टाउन का पावर ग्रिड का मैप था। टाउन प्लान के मैप को तो टाउन काउंसिल ने सील कर दिया था बट पावर ग्रिड मैप की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था और ये बात सबसे पहले एशली ही डिस्कवर करी थी। यानी कि उसे पता चल गया था कि 8 to 5 फॉरेस्ट रोड कहाँ है, बट इससे पहले कि वो किसी को ये बात बता पाती हेलेन ने उसे हॉन्ट करके समाप्त होने पे मजबूर कर दिया। अब 8 to 5 रोड में हेलेन का नहीं बल्कि उसकी बेटी मेरी को बुली करने वाले बच्चे की फैमिली का घर था और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है कि अगर वो घर हेलेन का नहीं था तो फिर वहां चक और इजी पे कौन हमला किया। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। पहली ये कि शायद ये हमला हेलेन ही करी हो, मतलब वो घोस्ट है तो एक टाइम पे दो जगह पे हो सकती है, बट कुछ लोग मानते हैं कि हेलेन तो उस वक्त मरिया को पजेस करके लूक, बॉनी और कैमरामैन को हॉन्ट कर रही थी। अगेन घोस्ट है, दोनों जगह हो सकती है, बट यहाँ मैं आपको एक दूसरी थियरी भी बता देता हूँ और वो ये कि 8 to 5 फॉरेस्ट रोड पे क्लार्क फैमिली की स्पिरिट चक और इजी पे हमला कर दी। क्लार्क फैमिली वही फैमिली है जिनके बच्चे हेलेन की बेटी मेरी को बुली करते थे। एक और बात काफी क्लियर है कि हेलेन की वजह से जितने भी लोग समाप्त हुए थे उनकी स्पिरिट्स कहीं ना कहीं टाउन में घूमती है, तभी तो लाइब्रेरी में वो स्टैक ऑफ बुक्स हमेशा अपीयर होते हैं। अब इसके लिए भी आप हेलेन को ही जिम्मेदार मान सकते हो, बट आई फील कि दूसरे स्पिरिट्स भी हैं और तभी हो सकता है कि 8 to 5 फॉरेस्ट रोड में इजी और चक पे क्लार्क फैमिली के घोस्ट ने हमला किया हो। सो यस, यहाँ पे मैंने जो दो थियरीज बताई है इसमें से आपको कौन सा सच लगता है वो आप बताना। साथ ही आप ये भी बताना कि क्या आपके हिसाब से जो लोग हेलेन के शिकार हुए हैं उनकी स्पिरिट्स भी टाउन में है या नहीं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हेलेन की स्पिरिट टाउन के इनोसेंट लोगों को क्यों समाप्त कर रही थी। वेल, हेलेन के साथ जब बुरा हुआ था तब वो टाउन में सभी से मदद मांगी थी लेकिन कोई उसकी मदद नहीं किया था। ऐसे में वो पूरे टाउन को अपना दुश्मन मानती है और इसीलिए सबको गुनहगार मान के उन्हें समाप्त कर रही है। ये फिल्म क्लियरली मेंटल हेल्थ वाले टॉपिक को सामने लाता है जहाँ हेलेन की बेटी बुली होकर गलत कदम उठाई, देन हेलेन खुद गलत कदम उठा के स्पिरिट बन चुकी है। फिर चक की फैमिली में उसकी बहन और वाइफ भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है, स्टिल चक इसे सीरियसली नहीं लेता है। दिस क्रिएट्स अ डीप रूटेड ट्रॉमा जिसका परिणाम हम हेलेन के केस में देख ही रहे हैं। मतलब वो भूत बनके कैसे सबको टाउन में हॉन्ट कर रही है। टाउन के लोग भी अपनी पुरानी ट्रॉमास और मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं और हेलेन उन्हीं इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर रही होती है। इससे ये भी इंप्लाई होता है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सुपरनैचुरल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। हेलेन की हॉन्टिंग को हम मेंटल हेल्थ की
डिस्टॉर्शन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां वो लोगों की फियर्स, इनसिक्योरिटीज और अनरिजॉल्व ट्रॉमा को अपने एडवांटेज के लिए यूज करती है। नौ एक और सवाल की क्या चक, इजी, मरिया, लूक और बॉनी एंड में समाप्त हो गए? देखो ये सवाल काफी कंफ्यूजिंग और फिल्म में इसका क्लियर जवाब नहीं है। चक, इजी, मरिया, लूक और बॉनी के फ्यूचर काफी एम्बिगुअस हैं। आखिरी सीन्स में जब चक और इजी को एक रूम में बंद दिखाया जाता है, मतलब वो खिंच जाते हैं, तो ये हिंट होता है कि उनका सफर यहीं पे खत्म हो गया है। जो पुरानी फोटो फिल्म के एंड में दिखाई गई है उसे ये लगता है कि चक और इजी की स्पिरिट अब टाउन में फंसी हुई है, लेकिन जब तक हेलेन और उसके एक्शंस का पूरा इंपैक्ट नहीं समझ आता, हम ये नहीं कह सकते कि वो मर गए हैं या फिर उनकी स्पिरिट्स किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हो सकता है उनकी स्पिरिट्स अब भी टाउन में भटक रही हो, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से ही खत्म हो गए हो, या फिर वो किसी तरह के कैद में हो। जो भी है, वी कैन सेफली अज्यूम कि उनका फिजिकल फॉर्म तो पक्का समाप्त हो गया है, यानी वो इस दुनिया में फिजिकली तो नहीं है। फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टाउन की हिस्ट्री, बदलते मैप्स और मिस्टीरियस फॉरेस्ट रोड का कनेक्शन। जो 825 फॉरेस्ट रोड था वो पहले सील्ड था और टाउन के लोगों ने अपने दर्द को छुपाने के लिए उस एड्रेस को छुपाने की कोशिश की थी। मतलब अगर आप पास्ट को ही छुपा दोगे तो फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पास्ट हमेशा कैचअप करता है। फिल्म ये दिखाता है कि जब लोग अपने पुराने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये कभी ना कभी लोगों पे उल्टा जरूर पड़ता है। सेम इज द केस विद ओल्ड ट्रॉमास, क्योंकि ट्रॉमा को आप जितना दबाओगे वो उतना उभर के आता है। हमें उसे एम्ब्रेस करना होता है। इन्हीं चीजों को मिला के पूरी फिल्म की कहानी रची गई है, जिसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। सो यस, यहाँ मैंने आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ जो भी थियरीज मेरे मन में आई वो सब मैंने बता दिया है। और अगर आपके पास कुछ और थियरीज है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।